Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Husnain and today we are gonna talk about transcription. बेसिकली पीबीजी का पार्ट है, पीबीजी के अंदर इवनिंग वाला का बेसिकली पार्ट है, थर्ड सेमेस्टर ना। बट आई थिंक कि एक इंफॉर्मेशन के हवाले से बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है एंड आई बिलीव कि आप लोग इसे एंजॉय भी करोगे। वैसे तो फिजिकली इसका मज़ा आता है ड्रॉ करके, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि मैं इसको यहाँ पे भी अच्छे तरीके से करूँ। और मॉर्निंग को इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये हो जाए कि ओके, somehow if you think there might be possibility कि आगे जो आपको फाइनल्स में पीपीजी पढ़ाया जाए तो उसमें इसी तरह का कोई टॉपिक हो, तो इट विल बी इजियर फॉर यू तब। ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन क्या है? आपको पता है कि पहले आपको मैं समझाता हूँ। मोस्टली ये लेक्चर हो सकता है यहाँ से ना हो, मैं क्योंकि पर्सनली चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ों की बेसिक समझ आए, तो इसलिए हम लेक्चर से हट के कंसेप्चुअल चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि आपके जिस्म के अंदर तकरीबन हर पोर्शन ऐसा है जो प्रोटीन का बना हुआ है तकरीबन। ठीक है। लाइक इफ यू सी द स्किन, दैट इज अ प्रोटीन। ठीक है। जिस्म में चलने वाले, खून के अंदर चलने वाले एंजाइम्स, हार्मोन्स, प्रोटीन है। ठीक है। उसके अलावा आप देखते हो बहुत सारे जो है वो कैरियर प्रोटीन है, बहुत सारी क्लॉटिंग प्रोटीन है, मसल मैस प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है। सेलुलर मैस जो है वो प्रोटीन्स का बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन इज अ मेजर इंटीग्रल पार्ट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। ठीक है। तो अब प्रोटीन बनती कहाँ पे है? आपने जो प्रोटीन खाई वो तो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है, वो टूट के अमाइनो एसिड बन जाती है। अब ये अमाइनो एसिड आप बेशक गोश्त खाएं, ठीक है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर किसी एक बॉडी के अंदर उसने जाके एक स्पेसिफिक तरह की प्रोटीन बनना है, तो वो स्किन तो नहीं ना आपने खाई, आपने किसी की स्किन नहीं थी खाई, आपने मीट खाया था, लेकिन आपकी स्किन क्यों ग्रो की फिर? उसका मतलब यह है कि जब आप प्रोटीन खाते हैं तो आपके जिस्म के अंदर प्रोटीन जाके पहले अमाइनो एसिड में टूट जाती है, और वो फिर अमाइनो एसिड जो है वो बॉडी अपनी मर्जी से रद्दो बदल करके एक्सचेंज करके उन्हें अपनी मर्जी की प्रोटीन बनाती है, जो भी उसका रिक्वायर्ड पोर्शन होता है। अगर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन बनना है तो आपने तो वो इनटेक नहीं किया था, लेकिन वो बॉडी के अंदर इस तरह बनता है कि वो अमाइनो एसिड टूटते हैं और दोबारा से रीज्वाइन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू विल। ठीक है। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक वो बनते हैं, और वो प्रोटीन जो है वो फिर किसी का पार्ट बन जाती है। अब सेकेंड थिंग इज दैट कि अब ओवरऑल प्रोसेस क्या है? ओवरऑल जो इसके अंदर आपने दो लफ्ज सुने होंगे, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जो ट्रांसक्रिप्शन है ना, बेसिकली ये है फ्रॉम डीएनए से आरएनए का बनना, और ट्रांसलेशन क्या है? आरएनए से आगे प्रोटीन का बनना। अब इसमें डीएनए क्या है? बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जीन्स है, यू नो दैट। डीएनए उसके अंदर मौजूद होता है जो कि एक जेनेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है। अच्छा, अब एक और चीज, जो डीएनए है ना वो उसके अंदर जीन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन यानी कि एक मिसाल है कि बेशक आप रेड ब्लड सेल ले लो, या इन शॉर्ट आप हड्डी का सेल ले लो या स्किन का सेल ले लो, आप बेशक हड्डी का बोन सेल ले लो, बेशक आप स्किन का सेल ले लो, दोनों के अंदर डीएनए सेम टू सेम है। ठीक है। होता क्या है कि कुछ जो जीन्स होते हैं, डीएनए एक बड़े स्ट्रक्चर है, उसके जो सेक्शंस होते हैं डीएनए के उसको आप जीन कहते हो। ठीक है। अब जो जीन है, व्हाट इज दैट, कि जीन जो है वो अगर हड्डियों का सेल है ना, तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन जो है वो एक्टिवेटेड है जो कि हड्डियों से रिलेटेड है। ठीक है उसके पास भी सारी प्रॉपर्टीज, वो भी वो प्रॉपर्टीज रखता है जो स्किन वाले सेल के पास है, लेकिन वो सारे के सारे जीन क्या होते हैं? सप्रेस हुए होते हैं, जिसको कहते हैं वो सोए पड़े हैं, ठीक है, वो काम नहीं कर रहे। एक स्पेसिफिक पार्ट जो है ना वो रीजनरेट एक्टिव होता है। स्किन वाले के अंदर जो स्किन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज जिन जीन्स ने देनी है, कलर है स्किन का, स्किन की हेयर ग्रोथ है, वट एवर दैट इज, जो उसने देनी है वो एक्टिवेटेड होगा, बाकी सारी जो जीन्स है वो उसके अंदर डीएक्टिवेटेड होंगे। ठीक है। अब यही वजह है कि एक सिंगल सेल से पूरा इंसान बनता है। ठीक है। तो ये वहां से समझ आई, हर सेल में सेम जीन है, होता है बस अपने स्पेसिफिक ऑर्गन स्पेसिफिक फंक्शन के हिसाब से हर जीन की अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो जाती है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है कुछ पार्ट और कुछ जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब डीएनए जो है वहां से आरएनए बनता है, उसकी कॉपी एक किस्म से बनती है। ठीक है। वहां से वो कॉपी जो है वो राइबोसोम के पास आती है, राइबोसोम के पास अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं, वो उन कॉपी के जरिए, कॉपी इज लाइक अ मैसेज कि इसको इन अमीनो एसिड को ऐसे 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 करके जोड़ना है। ठीक है। वो इसको जोड़ लेते हैं और वो प्रोटीन बन जाती है। स्किन का सेल है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डीएनए सीक्वेंस जो है वो एक्टिवेटेड है, उससे बनेगा एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज। अब वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज जाएगा और राइबोसोम के पास, जिसकी वजह से स्पेसिफिक तरह की प्रोटीन बनेगी। अगर कोई सिक्रीटरी ऑर्गन है जहां से कोई सिक्रीशन होनी है, जैसे म्यूकस, म्यूकस वैसे प्रोटीन का नहीं बना होता, हम कुछ और कर लेते हैं,
फर्ज कर लो कोई प्रोटीन बनी, फिब्रिनोजिन बननी है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। ठीक है। तो अब वो स्पेसिफिक सेल से आनी है। उस स्पेसिफिक सेल में इस स्पेसिफिक प्रोटीन से रिलेटेड जीन जो है वो एक्टिवेटेड होगा। इसी स्पेसिफिक से रिलेटेड जो है ना वो आगे जीन प्रोटीन बनेगी, और इस स्पेसिफिक ऑर्गन से एक ही तरह की जीन जो है वो, एक ही तरह की जो प्रोटीन है वो बनेगी। ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह, ये एक बेसिक लेवल पे है कि आपकी बॉडी के अंदर हर काम जो है वो जेनेटिक्स से कैसे लिंक होता है। अब इसके अंदर बेसिकली दो प्रोसेस हैं। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा होता है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि डीएनए से जो है आरएनए का बनना, इसके ऊपर जो है वो हमारा आज का सारा लेक्चर है। अच्छा, अब जो डीएनए, यू नो दैट कि वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, जो कि आपस में इर्द गिर्द एक दूसरे के, जिस तरह हम वो कोकला छुपा के खेलते तो हमने कपड़ा लपेटा होता था, तो उसके स्ट्रक्चर होता है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, बिकॉज यू नो दैट कि आपको बहुत सारी चीजें पता है, एफएससी की है। तो हम ज्यादा बात करेंगे कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है। तो वो एक डीएनए स्ट्रक्चर होता है जो कि एक सीढ़ी की तरह होता है, जो कि इंटरविंग हुई हुई है अपने इर्द गिर्द ही। और जो आरएनए है, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, तो ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड कैसे बनता है? उसके अंदर क्या होता है कि पहले जो डीएनए का जो हेलिक्स बना हुआ है, जो वो एक घुमा होता है, वो ओपन होता है। ठीक है। जो जिस तरह एक सीढ़ी सीधी होती है ना, सीढ़ी बन जाती है पौड़ी जिन्हें कहते हैं। ठीक है। तो उसके फिर एक स्ट्रैंड के सामने जो है वो दूसरा स्ट्रैंड बनता है। अब इसके अंदर स्पेसिफिसिटी क्या है? बेसिकली यू माइट हैव नो लिसन अबाउट नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो एक बॉडी की बेसिकली कह लो, या एक नेचर की एक स्पेसिफिसिटी है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन जो न्यूक्लियोटाइड है उसके सामने एक स्पेसिफिक आएगा। एडेनिन के सामने गवानीन, हमेशा एडेनिन के सामने गवानीन ही लगनी है। ठीक है। जो टायरोसिन कह रहा हूँ, उसके सामने साइटोसिन लगनी है। ठीक है। तो ये एडेनिन के सामने, सॉरी, टायरोसिन लगनी है, मिक्सअप हो गया। और गवानीन के सामने साइटोसिन। तो जी सी और ए टी के पेयर्स होते हैं। अब आपके डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस, उसका डीएनए का स्ट्रक्चर तो आपने देखा होगा, नाइट्रोजनस बेसिस की लाइन लगी होती है। एक एडेनिन, उसके बाद थायामीन आ गई, उसके बाद फर्ज कर लो गवानीन आ गई, उसके बाद साइटोसिन आ गई, जैसे भी एक पेयर चल रहा है। ठीक है। तो इसके ऑपोजिट जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन ही आ सकती है। एडेनिन के सामने जो है वो थायामीन लगेगी। टायरो क्या है यार, मिक्स हो रही है, सॉरी, नाम में ना जल्दी बोल रहा हूँ तो मिक्स हो रहे हैं। खैर, जो भी है, तो एक स्पेसिफिक जो नाइट्रोजनस बेस है उसके सामने हमेशा स्पेसिफिक आती है। जिसकी वजह से वो जो क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए एक्टिवेटेड है, तो इस वजह से वो जो एक पार्ट एक्टिवेटेड है उसी से रिलेटेड आरएनए बनेगा, और उसी से रिलेटेड आगे प्रोटीन बनेंगे। बाकी तो पार्ट ही इनएक्टिवेटेड है, उसके सामने आरएनए बनता ही नहीं है। तो a single stranded polymer of ribonucleotide held together by 3,5 phosphate फॉस्फोडाइएस्टर ब्रिज। तो बेसिकली ये पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड है। राइबोन्यूक्लियोटाइड बेसिकली आपको पता है, एक तो डीएनए के अंदर होती है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे है राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोज शुगर होती है और साथ में न्यूक्लियोटाइड बेस लगी होती है। ठीक है, कोई भी बेसिस जितनी भी होती हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि राइबोन्यूक्लियोटाइड है, तो राइबो फॉर डीऑक्सी का मतलब होता है कि ऐसी राइबोज शुगर जिसके अंदर से ऑक्सीजन निकाली गई, तो ये ऑक्सीजन वाली राइबोज शुगर होती है। ठीक है। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर है, स्पेशल करेक्टर ये है कि ये वाहिद मॉलिक्यूल है जो कि दोनों काम करता है, स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड प्ले रोल इन कैटालाइसिस। बहुत सारे जो बॉडी के अंदर मैकेनिज्म्स हो रहे हैं उसके अंदर रोल प्ले करता है, और मेनली क्या कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करता है। डेफिनेटली डीएनए से जब ये इन्फॉर्मेशन कॉपी करता है तो स्टोर कर रहा है, और ट्रांसफर करता है टू राइबोसोम्स। ठीक है, ये काम भी करता है। और दूसरा है डिराइव फ्रॉम डीएनए, ऑल एन आर एन ए आर डिराइव फ्रॉम डीएनए। तमाम के तमाम आरएनए जो है वो डीएनए से डिराइव होते हैं, सिवाय कुछ वायरसेस आरएनए के। कुछ वायरसेस हैं जिनमें आरएनए जो है वो वैसे ही प्रेजेंट होता है, वो डीएनए से नहीं होता। आरएनए वायरसेस होते हैं, कई वायरसेस ऐसे हैं जिनके अंदर डीएनए है ही नहीं, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल उनका है ही आरएनए, तो उनके अंदर डीएनए से डिराइव नहीं होते। बाकी तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म दुनिया में जितने पाए जाने वाले हैं, उनके अंदर जो आरएनए है वो डीएनए से डिराइव होता है। आगे इसकी तीन मेन टाइप्स हैं, और कुछ जो है वो एडिशनल टाइप्स भी होती हैं। मेन टाइप्स के अंदर जो पहला है वो मैसेंजर आरएनए है, दूसरा ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा राइबोसोमल आरएनए है। परसेंटेज इनकी लिखी हुई है वो देख लेना। बेसिकली जो पहला मैसेंजर आरएनए, व्हाट इज दैट? बेसिकली जो डीएनए से जब आरएनए बना था, वो आरएनए जिसने इंफॉर्मेशन लेके जानी थी, दैट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। ठीक है। डीएनए से राइबोसोम तक जिसने मैसेज लेके जाना है कि किस तरह की प्रोटीन बनानी है, वो क्या है? मैसेंजर आरएनए। ठीक है। एक जो दूसरा है वो है ट्रांसफर आरएनए। अब ट्रांसफर का मतलब होता है कोई चीज उठा के लेके जाना। तो ट्रांसफर आरएनए बेसिकली अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है, कहाँ पे? टुवर्ड्स राइबोसोमल आरएनए। ठीक है।
बेसिकली जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो राइबोसोम के अंदर होनी होती है ना। तो अब जो मैसेंजर आरएनए है वो डीएनए से मैसेज उठाएगा और उसको लेके जाएगा राइबोसोमल आरएनए के पास, ठीक है। दूसरी तरफ जो ट्रांसफर आरएनए है वो अमाइनो एसिड जो कि ब्लड सर्कुलेशन से सेल के अंदर इंटर हुए हैं उनको उठाएगा और उसको लेके आ जाएगा राइबोसोमल आरएनए के मुताबिक। अब जो राइबोसोमल आरएनए है जो कि राइबोसोम के ऊपर मौजूद है वो मैसेंजर आरएनए से इंफॉर्मेशन लेगा और ट्रांसफर आरएनए से अमाइनो एसिड लेगा, ठीक है। मैसेंजर आरएनए से इंफॉर्मेशन ली, ट्रांसफर आरएनए से अमाइनो एसिड लिया और उसको जो है वो राइबोसोम के अंदर उनकी जो है वो अमाइनो एसिड को अकॉर्डिंग टू द सेंट इंफॉर्मेशन उसको वो जोड़ देगा, ठीक है। और उसको एक नई तरह की जो है वो प्रोटीन बना देगा, ठीक है। ये जो है वो तीनों का काम है। आगे जो है रेप्लिकेशन वर्सेस ट्रांसक्रिप्शन। बेसिकली रेप्लिकेशन जो है ये होता है कंप्लीट डबलिंग, और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस लिखा हुआ है। तो हम इसकी बात करते हैं, फीचर पे आते हैं, टेम्पलेट। जो रेप्लिकेशन है वो डबल स्ट्रैंड होती है। रेप्लिकेशन डीएनए के अंदर होती है जिसके अंदर दोनों के दोनों डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो अपने सामने नए स्ट्रैंड बनाते हैं और डॉटर डीएनए देते हैं, नए डीएनए, ठीक है। दैट इज रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरा स्ट्रैंड जो है उसको इर्द गिर्द कोडिंग नहीं होती, ठीक है। उसके इर्द गिर्द नई न्यूक्लियोटाइड जो है वो आके अपने सीक्वेंस नहीं बनाती, ठीक है। जो एक ही स्ट्रैंड है वो ओपन होता है, उसके इर्द गिर्द जो है वो ये काम होता है, ठीक है। इंटायर डीएनए कॉपी रेप्लिकेशन के अंदर यू नो दैट पूरा का पूरा डीएनए कॉपी होता है, और जबकि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इसके अंदर एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ एक पार्ट चाहिए, वो एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए जो है वो स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए रिक्वायर्ड है, तो सिर्फ उतना ही जो है वो रेप्लिकेट होता है, बाकी का पार्ट अनबाउंड ही नहीं होता, वो वहीं का वहीं रहता है, ठीक है। थर्ड आ गया प्राइमर। इसके अंदर रेप्लिकेशन के अंदर आपको प्राइमर की जरूरत होती है, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर नहीं जरूरत होती। इंजाइम के अंदर डीएनए पॉलीमरेज इसके है और उसका आरएनए पॉलीमरेज है। प्रोडक्ट इसका जो है रेप्लिकेशन की वजह से आपको बनता है डीएनए स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा, जबकि ट्रांसक्रिप्शन की वजह से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। बेस पेयर जो है वो इसके अंदर है ए टी और जी सी, यानी कि एडिनिन और उसके साथ टी थायमिन, जी और सी से है गवानीन और साइटोसिन, ठीक है। जबकि जो दूसरी तरफ जब आप चलते हो तो उसके अंदर जो आरएनए है उसके अंदर एडेनिन के सामने यूरासिल लगा हुआ है, ठीक है। तो डीएनए के अंदर क्या होता है, थायमिन, आई होप सो कि मैं सही बोल रहा हूँ, थायमिन या टायरोसिन में कंफ्यूजन हो रही है। थायमिन और थायमिन ही है। और दूसरी तरफ जो है जो आरएनए है उसके अंदर यूरासिल लगा होता है। तो ये एक स्पेसिफिक डिफरेंस है दोनों के अंदर, कि डीएनए में थायमिन होती है और आरएनए में यूरासिल होता है। और प्रूफ रीडिंग, रेप्लिकेशन के अंदर प्रूफ रीडिंग होती है, प्रॉपर चेकिंग होती है, उसके बाद उसके अंदर जो भी ग्लिचेस होते हैं उसको रिमूव आउट किया जाता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ऐसा प्रूफ रीडिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। आगे आ जाता है फीचर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इट इज हाईली सिलेक्टिव। अब सिलेक्टिव का क्या मतलब है, देखो जो रेप्लिकेशन हुई थी उसके अंदर पूरे का पूरा डीएनए कॉपी हो गया था। जो ट्रांसक्रिप्शन है ये एक स्पेसिफिक है, सिलेक्टिव है। सिर्फ एक छोटा सा जो रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ डीएनए है जिसको कॉपी करना लाजमी है, सिर्फ उतना ही पार्ट कॉपी किया जाता है, उसके अलावा बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ा जाता, पूरा का पूरा डीएनए वैसे का वैसे रखा जाता है, ठीक है। Specific sequence region highlight the beginning and end point of the DNA segment which is to be transcribed. बेसिकली क्या होता है कि जो डीएनए का वो एक स्ट्रैंड होता है ना जिसको देख के आरएनए बनना है, उसके ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट भी लगा होता है, आरएनए पॉलीमरेज ने काम करना होता है आरएनए बनाने का, और एंडिंग पॉइंट भी लगा होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज की एक खसूसियत होती है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, आगे इसके ऊपर बात करते भी हैं, और एंडिंग पॉइंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर लगेगा, कॉपी बनाना शुरू करेगा स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। और एंडिंग पॉइंट पे जाके खुद ब खुद साइड पे हो जाएगा। तो एक जो स्पेसिफिक पार्ट था सिर्फ वही कॉपी हुआ, पूरा का पूरा डीएनए कॉपी नहीं होने लग गया। सिग्नल्स आर embedded in the nucleotide sequence of the DNA for specific transcription. These signal guide polymerase enzyme about beginning and ending point and about when to start and how often to start transcription. वही बात कि जो न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है डीएनए के अंदर, वही ये बताता है कि वही हेल्प करता है बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज को कि अब यहाँ से स्टार्ट करना है। यानी कि एक स्पेसिफिक AUG आ गया, फर्ज करो एक सीक्वेंस आ गया, एडेनिन यूरासिल और गवानिन, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप इसको कहते हो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आरएनए पॉलीमरेज को पता है, तो वो आगे डायरेक्ट इसी पॉइंट से अटैच करेगा और जी TUC पे आके ना एंड करना है, वो एंडिंग पॉइंट है, तो वो उधर से आगे खुद ब खुद अलहदा हो जाएगा। तो ये जितना पॉइंट था ना, जितना उसने देखा, बेस आ गई पे 20 पेयर बेस पेयर आ गई, बेशक 5,000 आ गए, वट एवर, ठीक है। लेकिन वो उतना ही पार्ट को कॉपी करेगा, बाकी सारा जो है वो डीएनए एज इट इज रहेगा।
Many RNA transcripts are formed as precursor and final functional RNA is formed after the बेसिकली होता यह है कि पहले जो आरएनए बनता है, तो मैं आगे कर रहा हूँ ऊपर। ओके, सो बेसिकली जो आरएनए बनता है वो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो वो एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है, लंबा स्ट्रक्चर होता है, सारा का सारा वो रिक्वायर्ड नहीं होता। उसके अंदर स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। कुछ रीजन्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ जो है वो आपको नहीं रिक्वायर्ड होते, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करता है कि पहले एक बड़ा लेवल बन जाता है, बड़ा आरएनए जिसको कहते हैं हेट्रोजीनियस आरएनए, इसके ऊपर भी डिटेल आती है, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर की जाती है थोड़ी बहुत कटिंग, स्प्लाइसिंग जिसे कहते हैं। कुछ जो नॉन स्पेसिफिक नॉन रिक्वायर्ड पार्ट होते हैं उनको जो है वो निकाल लिया जाता है बीच में से, और फाइनल जो रिक्वायर्ड पार्ट होते हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। तो ये जो है इसको कहते हैं स्प्लाइसिंग भी कहते हैं। इसके ऊपर पूरा इसका मेथड है आगे। अननेसेसरी पार्ट निकाल दिया जाता है। तीसरा जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर था साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोट्स के अंदर तमाम के तमाम आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए। जो राइबोसोमल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियोलस के अंदर होती है, जो कि एक न्यूक्लियस के अंदर एक सेंट्रल स्पोर्ट होता है, ठीक है। और जो ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए है, इनकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियर प्लाज्म में होती है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है। द बेसिक बायोकेमिस्ट्री ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज सिमिलर इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, बोथ इन्वॉल्व द यूज ऑफ एंजाइम नॉन सॉरी आगे वो लफ्ज नहीं है। बेसिकली दोनों को पॉलीमरेज चाहिए होता है, एंजाइम, ठीक है। दोनों के अंदर ट्रांसक्रिप्शन जो बायोकेमिस्ट्री है वो सेम है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स हैं, उसके अंदर प्रोसेस थोड़ा सा, रेगुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और नाम थोड़ा सा रह गया वहां पे, पॉलीमरेज ही दोनों इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, तो बेसिकली आगे दो मेजर टॉपिक्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, अ सिंगल एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज फॉर्मेशन। बेसिकली क्या कहते हैं कि एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या सिंगल सिंपल आरएनए पॉलीमरेज हो सकता है, जो कि इस फॉर्मेशन ऑफ ऑल आरएनए इन प्रोकैरियोट। तीनों टाइप के आरएनए जो है ना, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, तीनों टाइप ऑफ आरएनए के लिए एक ही तरह का जो है वो पॉलीमरेज मौजूद है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अलग अलग नहीं है। यूकैरियोट्स में जाएंगे तो तीनों के लिए अलग अलग जो है ना वो पॉलीमरेजेस होंगे, तो यहाँ पे एक ही पॉलीमरेज सारे काम कर रहा है। RNA polymerase use one of DNA strand as template and incorporate complementary ribonucleotide to make RNA. You know the process, कि उसके अंदर क्या होता है कि एक स्ट्रैंड जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसके मुखालिफ उसके सामने जो है वो अपने उसको देखते हुए अपने जो बेस पेयर ऐड करता जाता है, न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाता है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक टाइप ऑफ आरएनए बनता है। स्ट्रैंड ऑफ डीएनए यूज्ड एज टेम्पलेट इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड द अदर वन इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। तो वो स्ट्रैंड जिसको देख के, क्योंकि दो स्ट्रैंड थे डीएनए के, हमने एक इस्तेमाल किया, तो जो इस्तेमाल हुआ इन कॉपिंग उसे कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट कहते हैं बनी बनाई चीज को देख के खुद अपना बनाना ना, तो उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। और जो दूसरा पार्ट होता है, जो दूसरा स्ट्रैंड होता है जो कि इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसको देख के हमने कोडिंग नहीं की, वो कहलाएगा कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। कोडिंग से मुराद है जिसको देख के हमने जो है वो जो कॉपी नहीं किया हमने, तो दूसरा स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड करवाएगा, और पहला स्ट्रैंड जिसको देख के करना है वो क्या कहलाएगा, टेम्पलेट स्टैंड। साइड पे अगर ये आपको पिक्चर थोड़ी सी जूम इन कर लेते तो मैं बाहर आया हूँ। बेसिकली ऐसे ही देख लेते हैं हम, होप सो आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ऊपर वाला तो देखोगे तो वो है आपका कोडिंग स्टैंड, सबसे ऊपर CTCAA, ठीक है। सॉरी, GTCAA। और जो सबसे नीचे ब्लू कलर का है, ये क्या है, टेम्पलेट स्टैंड है, ठीक है। तो अब जो है टेम्पलेट स्टैंड के सामने जो सबसे नीचे नहीं, ब्लू कलर वाला जो है, तो ये दोनों क्या थे, स्टैंड से। अब इनमें जो टेम्पलेट स्टैंड है उसके सामने जो है वो आरएनए पॉलीमरेज ने बेसिस ऐड करना शुरू की। देखो सी के सामने उसने ऐड किया जी को, ये थोड़ा सा आगे करके लिखा हुआ वरना ये है सेम ही, ठीक है। सी के सामने किसको ऐड किया, जी को। ए के सामने यू को। मैंने बताया था एडेनिन के सामने कौन आएगा, यूरासिल। थायमीन नहीं आता, क्योंकि ये आरएनए के अंदर यूरासिल होता है, थायमीन नहीं होता।
उसके बाद दोबारा जी आया, जो ब्लू कलर का स्टैंड था, वॉयलेट का शायद लिखा हुआ है। ठीक है, उसके सामने फिर से सी आ गया, टी के सामने ए आया, टी के सामने फिर ए आया। ठीक है, ए के सामने फिर यूरासिल आ गया। ठीक है, तो इस तरह करके ये पूरा एक लिंक जो है वो एक पूरा आरएनए का स्ट्रक्चर बन गया, जो कि 5 एंड से स्टार्ट हुआ और 3 एंड, दो एंड्स होते हैं आरएनए के, डीएनए के। एक 5 एंड होता है और एक 3 एंड होता है। तो 5 और 3 के लिए हमें फिर बायोकेमिस्ट्री की डिटेल में जाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए तो मुश्किल हो जाएगी आपको बताना समझाना। ठीक है, तो ये इसके अंदर है आरएनए पॉलीमरेजेस। तो आरएनए पॉलीमरेज रीड डीएनए इन 3 to 5 डायरेक्शन एंड सिंथेसाइज आरएनए इन डायरेक्शन ऑफ 5 to 3। तो बेसिकली ये है कि मैंने आपको बताया कि ऑपोजिट चीज ऐड होती है हमेशा, ऑपोजिट। एडेनिन के सामने हमेशा जो है वो ऑपोजिट आएगा, थायामीन या यूरासिल। एडेनिन के सामने एडेनिन नहीं आ सकता। तो इसका इसी तरह जो है वो आप समझो कि बेसिकली दो स्ट्रैंड्स हैं, एक डीएनए का स्ट्रैंड, डीएनए के ही दो स्ट्रैंड है। तो अब उसमें जो है एक एंड 5 है और दूसरा एंड है 3। ठीक है, अब जो 3 के सामने एंड है ना, मतलब एक सीढ़ी देखो, अगर आप सीढ़ी दीवार के साथ लगाते हो तो दो पांव सीढ़ी के जमीन पे हैं, दो ऊपर हैं। अब दो जो जमीन पे हैं उनमें से एक 3 एंड होगा और एक 5 एंड होगा। इसी तरह ऊपर वाले जो दो हैं उनमें से जिसका नीचे 3 एंड था उसका ऊपर 5 एंड होगा, और जिसका नीचे 5 एंड था उसका ऊपर 3 एंड होगा। तो इसका आसान अल्फाज में बात यह है कि दोनों स्ट्रैंड ऑपोजिट रन करते हैं, एक आ रहा है तो दूसरा जा रहा है। इस तरह करके ये दोनों आपस में अटैच होते हैं, लगी समझ। 3 के सामने 5 एंड आता है। तो इसी तरह वो कहते हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए को पढ़ता जाएगा 3 to 5। मतलब जो डीएनए का स्ट्रक्चर जो 3 एंड है, यानी कि अगर सीढ़ी मैंने दीवार के साथ लगाई है तो जो नीचे वाला पाँव, फर्ज करो लेफ्ट साइड वाला पाँव जो है वो 3 एंड है। तो आरएनए पॉलीमरेज इधर से चढ़ेगा और डीएनए को पीछे आरएनए की न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा, और ऊपर 5 एंड पे जाके रुक गया। ठीक है, तो अब जो 3 एंड के सामने आरएनए का स्टैंड लगा था वो 5 एंड था। ठीक है, और ऊपर जो है वो 5 एंड पे जाके जहां पे वो रुका था तो उसके सामने जो आरएनए का स्टैंड आएगा वो 3 एंड होगा। तो इस मीन के ये ऑपोजिट काम होता है, डीएनए स्टैंड आपस में भी ऑपोजिट होते हैं और आरएनए का जो स्ट्रक्चर उनके सामने बनेगा वो भी उसके ऑपोजिट ही होगा। ठीक है, होप सो समझ लगी होगी। अच्छा, उसके बाद जो है टू मेक आरएनए इट नीड राइबोन्यूक्लियोटाइड, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी। ये चार तरह की राइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए होती हैं, जिनके अंदर उनके नाम है एडेनिन है, गवानीन है, साइटोसिन है, यूरासिल है। ये इसको रिक्वायर होते हैं आरएनए पॉलीमरेज को। वो इन न्यूक्लियोटाइड को इस्तेमाल करते हुए आपस में जोड़ता जाता है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड बनता है जिसको आप आरएनए कहते हो। द प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज इज अ मल्टीमेरिक एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ 6 सब यूनिट। क्योंकि इसके अंदर एक ही पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, सिंगल टाइप ऑफ पॉलीमरेज तीनों के लिए काम कर रहा है, तीनों टाइप ऑफ आरएनए बना रहा है। तो इस वजह से इसके ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसके 6 सब यूनिट हैं, दो उनमें अल्फा यूनिट है, एक बीटा है, एक बीटा बार है, एक जो है वो गैमा, उसको डब्ल्यू का नाम पता नहीं मुझे क्या था, और एक जो है वो लास्ट पे अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, एक ओमेगा करते हैं, एक ओमेगा है और एक जो लास्ट पे है वो गैमा है। ठीक है, तो ये इसके नाम है, दो अल्फा, एक बीटा, एक बीटा बार, एक जो है वो आप इसको कर लो ओमेगा, और एक जो है वो गैमा। ठीक है, अब इनमें जो दो अल्फा हैं दोनों के दोनों आइडेंटिकल हो गए। आइडेंटिकल का मतलब है सेम टू सेम, एक डिटो कॉपी एक दूसरे की, सेम काम होगा। जबकि जो एक बीटा है और दूसरा बीटा बार है, दोनों हैं तो सिमिलर हैं, एक जैसे ही, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। दोनों के अपने अपने काम है। ठीक है, दोनों का अलग अलग काम है, अल्फा यूनिट का काम सेम होगा। ठीक है, अब इनमें जो अल्फा यूनिट हैं, सब यूनिट हैं डिटरमाइन डीएनए टू बी ट्रांसक्राइब। जो आरएनए पॉलीमरेज का अल्फा यूनिट है वो किस लिए काम आएगा, वो उस डीएनए को, उस पार्ट को चेकआउट करेगा, फाइंड आउट करेगा कि इस जिस पार्ट को आपने ट्रांसक्राइब करना है, सारा डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं करना था, तो जिस पार्ट को करना है उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, अल्फा सब यूनिट, दोनों अल्फा सब यूनिट, एक एंड पे होगा, दूसरा दूसरे एंड पे होगा। एक बीटा जो है वो कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए, आरएनए की पॉलीमराइजेशन में दे, वो जो न्यूक्लियोटाइड की एडिंग अप होनी है उसके अंदर जो रोल प्ले करता है वो बीटा सब यूनिट है। बीटा बार का जो सब यूनिट है वो बाइंड एंड अनवाइंड डीएनए। जो डीएनए है वो बेसिकली क्योंकि एक दूसरे के इर्द गिर्द दोनों स्ट्रैंड लिपटे होते हैं, तो उसको जो अनवाइंड करने वाला काम है वो बीटा बार स्टैंड करता है, बीटा बार जिसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, जो आ गया हमारा ओमेगा, स्टेबलाइज द कोर एंजाइम। तो बेसिकली जो एंजाइम, ये पूरा एंजाइम चल रहे हैं इसके ऊपर, कोर एंजाइम से मुराद है जो सतह के ऊपर एंजाइम मौजूद होते हैं, बहुत सारे एंजाइम इसके अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो स्टेबलाइजेशन है, वैसे इसका जो है वो एज सच फंक्शन जो है वो अभी तक प्रॉपर अननोन है, इतना कुछ इसका स्ट्रॉन्ग जो नहीं है। ठीक है, इस ये जो एंजाइम है पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज, इसकी जो है वो प्रॉपर स्टेबलाइजेशन जो है वो किसके ऊपर है, ओमेगा के ऊपर।
वन जो लास्ट वाला है उसको हमने गैमा कहा है। रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। प्रोमोटर से क्या मुराद है? वो साइट्स जो कि ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर रही हैं, प्रमोट करेंगी। मतलब जैसे इनिशिएशन साइट थी डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसा पॉइंट जिसको डिटेक्ट करके प्रोसेस स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे प्रोमोटर, एक दो प्रोमोटर साइट्स और होती हैं जो कि सिग्नल करती हैं आरएनए पॉलीमरेज को कि रिएक्शन करो, जो न्यूक्लियोटाइड जोड़ो, आरएनए बनाना शुरू करो। ठीक है, तो उनको आप कहते हो वो जो काम है आरएनए पॉलीमरेज के अंदर वो कौन कर रहा होता है, उसकी जो रिकग्निशन है कि प्रोमोटर कौन है, वो लास्ट वाला जो है इसका सब यूनिट कर रहा होता है। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में पूछो मुझसे, फिर आगे चलें। ये जो इनके आगे वन लिखा हुआ है, किसी के आगे टू लिखा हुआ है, तो वो बेसिकली सब यूनिट्स के नंबर हैं। दो यूनिट सब यूनिट होते हैं अल्फा, बाकी सारे एक एक हैं। ठीक है, एक बीटा है, एक बीटा बार है, और एक जो है एक एक जो है वो लास्ट है। तो उनके सब यूनिट्स के नंबर लिखे हुए हैं बेसिकली। अच्छा, आगे जो है फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का फंक्शन क्या है? सर्च एंड बाइंड टू प्रोमोटर साइट। सबसे पहला काम क्या होगा कि जो प्रोमोटर साइट है वो जो एक डीएनए के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जिसने प्रमोट करना है, जहां से हमें ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करनी है, उसको डिटेक्ट करना है। अनवाइंड एंड शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डबल हेलिकल डीएनए। जो डीएनए होता है उसका बिल्कुल छोटा सा एक पार्ट होता है, सारा डीएनए एक ही टाइम पे अनबाउंड नहीं होता, थोड़ा थोड़ा पार्ट अनबाउंड होता जाता है, और उसके इर्द गिर्द जो है वो आरएनए जो है वो बनता जाता है। ठीक है, तो ये जो इसकी जो अनवाइंडिंग होती है वो आरएनए पॉलीमरेज का था। ऊपर वाले सब यूनिट्स के ही जो फंक्शन है डेफिनेटली वो ओवरऑल आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शन के अंदर आते हैं। सिलेक्ट करेक्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो बेसिकली करेक्ट न्यूक्लियोटाइड जो है वो उसको सिलेक्ट करते हैं। करेक्ट न्यूक्लियोटाइड से क्या मुराद है कि डीएनए के अंदर अगर जो है वो गवानीन आ गया तो उसके सामने साइटोसिन आना चाहिए। ठीक है, तो ये करेक्ट को चेक करता है, और फिर जो दो एक तो पहले लग चुका है न्यूक्लियोटाइड, अब जो नया लगाना है उसको डिटेक्ट करके सही वाला करके उसको लगा के फिर उसके दरमियान जो है वो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। डिटेक्ट टर्मिनेशन सिग्नल, और इसी तरह लगाता 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 जब टर्मिनेशन सिग्नल आ जाता है, जब एक एंडिंग पॉइंट आ जाता है, तो उसको डिटेक्ट करके तो ट्रांसक्रिप्शन को रोक भी देता है। इंटरेक्ट विद एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर प्रोटीन दैट रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर ही जो है वो ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स भी होते हैं जो कि काइंड ऑफ, और उसके अलावा हार्मोनल सिग्नल्स भी होते हैं जो कि रेगुलेट कर रहे होते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। तो ये उनको भी डिटेक्ट करता है। तो अगर प्रोटीन की जरूरत है तो ट्रांसक्रिप्शन तेज होगी, तो उसके लिए सिग्नल जो आएंगे उनको ये डिटेक्ट करेगा और ट्रांसक्रिप्शन तेज कर देगा। अगर सिग्नल प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो सिग्नल्स कम होंगे तो वो ट्रांसक्रिप्ट इसको आरएनए पॉलीमरेज को सप्रेस कर देंगे, और सप्रेस करने की वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है। उसके बाद है स्टेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होनी होती है इसकी स्पेसिफिक स्टेजेस हैं। उनमें जो पहला है दैट इज इनिशिएशन फेज। आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर एंड स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होना है कि आरएनए ने प्रोमोटर रीजन डिटेक्ट करना है कि यहाँ से स्टार्ट करना था मैंने, उसको डिटेक्ट करके और फिर ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देनी है, दैट इज इनिशिएशन फेज। प्रमोटर क्या है? A specific sequence of DNA needed by RNA polymerase to initiate transcription। कि डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, सीक्वेंस से क्या मतलब न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस वो जो कि ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्रोमोटर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। अब जो ये जो सीक्वेंस है जिसकी प्रोमोटर सीक्वेंस जो है ये सबसे आसान, जो सबसे सिंपलेस्ट होता है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद होता है। अ सिंगल बेस पेयर चेंज इन प्रोमोटर रीजन रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आना है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर उस एक प्रोमोटर रीजन के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड बेस ऊपर नीचे हो जाए, किसी की जगह कोई लग जाए, तो सीधा सीधा
ट्रांसक्रिप्शन के अफेक्ट आ सकता है और ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है रुक भी जाए, ठीक है, क्योंकि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होना लाजमी है, अदरवाइज डिटेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। टाइप ऑफ प्रोमोटर, सीक्वेंस एलिमेंट। अब प्रोमोटर को सीक्वेंस एलिमेंट भी कहते हैं। बेसिकली दो तरह के होते हैं। वन टाइप प्रमोट इनिशियल बाइंडिंग ऑफ एंजाइम आरएनएपी, आरएनएपी स्टैंड फॉर आरएनए पॉलीमरेज टू द डीएनए स्ट्रैंड। एक प्रमोटर साइट वो होती है जो कि आरएनए पॉलीमरेज के अटैचमेंट में हेल्प करती है, और दूसरी जो टाइप है वो बेसिकली उसका काम है, ये मौजूद होती है सामने वाले स्टैंड पे। डीएनए के डबल स्टैंड थे ना, तो ये दूसरे स्टैंड पे मौजूद होती है। पहले वाले पे जो प्रमोटर थी वो तो अटैचमेंट करवा गया, जो दूसरे साइड पे प्रमोटर है वो बेसिकली उसके पास वो क्या होती है, हाई इन एडेनिन एंड थायमिन होती है। उस कंटेंट उसके अंदर जो है वो ज्यादातर बेसिस जो है वो एडेनिन और थायमिन की होती हैं, और इसकी लेंथ शॉर्ट होती है, 6 से 8 न्यूक्लियोटाइड की बेस जो है ये एक रीजन होता है। और 35 से 10, 35 एंड 10 पेयर बेस पेयर अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग पॉइंट। जो ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उससे 10 या 35, 10 से लेके 35 बेस पेयर परे आगे, ठीक है, मौजूद होती है ये, ठीक है। प्रेजेंट ऑन कोडिंग स्ट्रैंड इट शो ट्रांसक्रिप्शन ओनली हैपन इन डुप्लेक्स डीएनए। ये कोडिंग स्ट्रैंड पे मौजूद होती है, जो सामने वाला स्ट्रैंड था, ठीक है। तो कोडिंग स्ट्रैंड पे मौजूद थी, तो इसका मतलब ये है कि इससे जाहिर होता है, क्योंकि दो प्रमोटर रीजन है तो एक सामने वाले स्ट्रैंड पे एक ही स्ट्रैंड पे, इट शोज दैट कि जो रेप्लिकेशन है उसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड से रेप्लिकेशन है, ओ सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं हो सकती। ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको डबल स्ट्रैंड रिक्वायर है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। तो ये बेसिकली यार नीचे उसकी कुछ डायग्राम है। डायग्राम इतनी कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल समझ लीजिए कि यहाँ पे समझ नहीं आएंगे आपको जब तक आप पूरा प्रोसेस नहीं पढ़ोगे। बेसिकली इसके अंदर जो स्टार्टिंग हो रही है, जो पहली डायग्राम है वो कोडिंग स्टैंड उसने बताया हुआ है और उसका स्टार्ट पॉइंट बताया हुआ है। अगली पिक्चर जो सामने है उसके वो आप देखो। अच्छा, ये टाटा बॉक्स और ये सारा कुछ जो ये नीचे आ जाएगा। कोडिंग स्टैंड है, स्टार्ट पॉइंट है, क्लोज कम्प्लेक्स है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो येलो कलर का है ये बेसिकली उसने शो किया हुआ है आरएनए पॉलीमरेज। तो ऊपर वाला जो लेफ्ट राइट साइड पे ऊपर जो पर्पल कलर से लिखा हुआ स्टार्ट पॉइंट, तो आरएनए पॉलीमरेज ने उसको डिटेक्ट किया। उसके अंदर जो एक सब यूनिट था जो मैंने बताया था अभी पीछे, कि वो उसको करता है, सॉरी बीटा बार, अनवाइंड करता है बीटा। तो वो उसने उसको अनवाइंड करना है। उसके बाद जो है ये नीचे से रेड कलर वाली साइड से उसके पास न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे और वो उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड लगाता जाएगा। इसकी प्रॉपर पिक्चर आगे आएगी तो वहां पे बात करते हैं। मैं आगे करके आया, 1 मिनट नीचे। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज सिंपल है। वो जब एक बार उसके साथ जो आरएनए पॉलीमरेज अटैच कर गया, स्टार्टिंग पॉइंट उसको मिल गया, तो अब वो जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा, जिसकी वजह से ये पीछे चेन बनती जा रही है, आपको रेड कलर की नजर आ रही है। साइड वाली जो पिक्चर है इसको गौर से देखोगे तो आपको पूरा समझ आएगा। अब ये जो बेसिकली एक आपको लग रहा है कि बबल सा बन गया डीएनए स्ट्रैंड, एक बबल की तरह जो है एक फूल गया है, ठीक है। तो ये जो बबल्स हैं इनको आप क्या कहते हो, इनको आप इसको आप कहते हो ट्रांसक्रिप्शन बबल, जिसके अंदर ये आरएनए पॉलीमरेज भी मौजूद है, न्यूक्लियोटाइड भी इस पॉइंट पे ऐड होती जा रही हैं, ठीक है। तो इसको आप कहते हो आरएनए बबल। अब बेसिकली क्या होता है, ये जो येलो कलर का बना हुआ है आरएनए पॉलीमरेज, ये आगे आगे मूव करता जाएगा। आगे आगे मूव करता जाएगा, पिछला जो डीएनए का पार्ट है वो दोबारा बाइंड होता जाएगा, ठीक है। और ये जो पीछे जो उसके सामने न्यूक्लियोटाइड बनी थी वो बाहर निकलती जाएगी, ठीक है। मतलब वो जो एक चेन है वो बाहर निकलती जा रही है। ये जो पीले वाला इधर एनोटेशन होती है, आई डोंट थिंक सो, बहरहाल, सॉरी सॉरी, सही। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो होता है उसके अंदर आप ये आगे के मूव करता जाता है और पीछे से जो है वो आरएनए की चेंज है वो निकलती जाती है। जो साइड पे ट्रांसक्रिप्शन बबल लिखा हुआ है, बना हुआ है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ वो थोड़ा सा। ये आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा मैंने जूम इन किया तो है। तो रीवाइंडिंग होती जा रही है, पिछला प्रोसेस रीवाइंड होता जाता है और ट्रांसक्रिप्शन बबल के अंदर जो है वो कॉन्टिन्यूसली आरएनए पॉलीमरेज काम करके एक चेन बना रहा है जो कि ग्रीन कलर की साइड से निकलती जा रही है। ये बबल जो है इस तरह अलोंग द डीएनए स्ट्रैंड जो है वो आगे आगे मूव करता जाएगा, ठीक है। और पीछे से जो है वो चेन आरएनए की बनती जाएगी।
उसके बाद आ जाता है टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज बेसिकली वो होता है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन ने एंड हो जाना होता है। आई होप कि ये इसी लेक्चर में खत्म हो जाए। टर्मिनेशन इन द आर डीएनए रीजन टू बी ट्रांसक्राइब हैज अ स्टॉप सिग्नल। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा, उसका एंडिंग सिग्नल भी होगा, ठीक है। अब जो एंडिंग सिग्नल है उसको स्टॉप सिग्नल कहते हैं, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके रुक जाएगा और आगे मजीद न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड नहीं करेगा। टाइप ऑफ टर्मिनेशन बेसिकली दो तरह की हो सकती है। पहली है आरएचओ डिपेंडेंट टर्मिनेशन। द टर्मिनेशन इज सिग्नल बाय स्पेसिफिक सीक्वेंस इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। दिस सीक्वेंस इज अप्रॉक्सीमेटली 40 बेस पेयर इन लेंथ एंड फॉर्म एन इन्वर्टेड रिपीट और अ हेयर पिन स्ट्रक्चर। तो बेसिकली क्या होता है कि ये कुछ जो है वो आर एच ओ डिपेंडेंट, आर एच ओ एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन होती है जो कि 40 बेस पेयर की है, ठीक है। तो हेयर पिन होती है ना, जिसमें आप बालों में पिन लगाते हो, वो एक तरफ से मोटी होती है और आगे से ब्रीक होती है। तो इस तरह का वहां पे स्ट्रक्चर सा बन जाता है, ठीक है, उस सीक्वेंस पे आके। तो जिसकी जो कि शो करता है कि ओके यू नीड टू एंड द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो वो पॉइंट होता है आर एच ओ डिपेंडेंट। वो जो एक पिन लाइक स्ट्रक्चर है वो आपकी स्लाइड्स में पिक्चर है, तो आप वहां से जाके देख लेना। यहाँ पे थोड़ी जगह कम थी, मे भी मैंने मिस कर दी है। वो एक पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जो कि शो करती है कि अब जो है वो मजीद प्रोसेस, मजीद ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं हो सकती। उसके बाद जो दूसरी है आरएचओ प्रोटीन, क्या है, एटीपी डिपेंडेंट आरएनए स्टिमुलेटेड हेलिकेज रिकॉग्नाइज द सिग्नल एंड स्टॉप आरएनए पी फ्रॉम मूविंग फर्दर एंड थस ब्रेक द आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स एंड थस रिलीज नेसेंट आरएनए। तो बेसिकली ये जो बेस पेयर सीक्वेंस होता है ये एक पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और आरएचओ प्रोटीन जो है वो इस हेयर लाइक को डिटेक्ट करती है और सिग्नल कर देती है पॉलीमरेज को, ठीक है। डिटेक्ट कौन, सीक्वेंस किसका है, बेस पेयर का, डीएनए का। आरएचओ प्रोटीन वहां पे मौजूद है, ठीक है। 40 बेस पेयर का, सॉरी, सीक्वेंस था, प्रोटीन नहीं थी, मेरे से मिस्टेकली बोला गया, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज जब उसको जो सॉरी जो प्रोटीन है, आरएचओ प्रोटीन, वो उसको डिटेक्ट करेगी और डिटेक्ट करके उसको जो है सिग्नल कर देगी आरएनए पॉलीमरेज को कि ये जो है वो आप ट्रांसक्रिप्शन रोक दी जाए। दूसरा जो है वो आरएचओ इंडिपेंडेंट है, नीचे वाला इंडिपेंडेंट है। मोस्ट इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर हैव टू की फीचर। आई होप कि ये एंड हो जाएगा इस लेक्चर में, नहीं भी हुआ तो इसको फिर नेक्स्ट में देख लेंगे। अ पैलिंड्रोमिक जीसी रिच रीजन फॉलोड बाय एन एटी रिच रीजन। बेसिकली एक ऐसा सीक्वेंस आ जाता है जहाँ पे जीसी पेयर जीसी 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 पेयर आता रहता है, उसके बाद एटी 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 का पेयर आता रहता है। तो ये भी डिटेक्ट हो जाता है। ये बेसिकली डीएनए के अंदर ही ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि बार बार जिस तरह ये साइड पे बने हुए हैं रीजन, ए ए के सामने टी आ रहा है, जी के सामने जीसी जीसी, ए टी जी सी वगैरह बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है।